का पहला क्वेश्चन 151 नंबर से करेंगे। 150 तक पहले ही कर चुके हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो इनका प्लेलिस्ट बना हुआ। पहले प्लेलिस्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, दूसरे प्लेलिस्ट में 50 क्वेश्चन है। ठीक है, आज देखते हैं कितना कर पाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र के चक्रवात सर को पेड टाइफून के वाला नाम से भी जाना जाता है? यूट्यूब पे डालते हैं क्या? क्या क्या? सर पेड वाला बैच का भी यूट्यूब पे डालते हैं क्या? कुछ कुछ वीडियो डाल देता हूँ, सारा ही जाता है, कुछ कुछ चला जाता है। ठीक है, पता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? तो क्या बताएंगे? तो जापान में। ठीक है, जापान में टाइफून के नाम, जापान में ही नहीं, ठीक है, जापान के अलावा फिलीपींस में आप जाएंगे, चीन में जाएंगे, आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टाइफून उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड में आने वाले इन तूफानों को हरिकेन तथा ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवातों को बिली बिली कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे टाइफून के नाम से चक्रवात को कहाँ पे जानते हैं? तो जापान में, फिलीपींस में और चीन में जानते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टाइफून को उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ से उत्पन्न होता है टाइफून? उत्तरी पश्चिमी उत्तरी प्रशांत पश्चिमी महासागर उत्तर से। ठीक है, क्या है? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड में आने वाले इन तूफानों को क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, तथा ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवातों को बिली बिली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता? तो गुजरात भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता। गुजरात में सबसे ज्यादा कोयले कोयले का भंडार सबसे ज्यादा बात करेंगे कहाँ पे? आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। लेकिन कोयला के उत्पादन पे प्रथम स्थान की बात करेंगे तो कौन है? छत्तीसगढ़ है कि उड़ीसा है? क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है, ध्यान में रखेंगे भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु इत्यादि है। गुजरात में कोयला उत्पादन का राज्य नहीं, क्योंकि गुजरात राज्य में कोयले का भंडार नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे एक लंबी अवधि तक, जैसे कि 25 वर्ष में किसी स्थान पर मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान का क्या कहलाता है? तो उसके जलवायु कहते हैं। ठीक है, जलवायु की बात करेंगे तो कम से कम 25 से 30 वर्षों का मौसम का पैटर्न तैयार किया जाता है, उसको जलवायु कहते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि के मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग को जलवायु कहलाता है। जलवायु को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक के बाद अक्षांश है, ऊंचाई है, वायु दबाव एवं पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा ऊंचावच है। सामान्य तौर पर विश्व की जलवायु को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है: उष्णकटिबंधीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु, ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशीय जलवायु। ठीक है, तीन प्रकार के जलवायु में विश्व को विभाजित किया गया है: उष्णकटिबंधीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु, ठीक है, ध्रुव तथा अक्षांशीय जलवायु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? तो क्या बताएंगे? लाल सागर। ठीक है, अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग कौन करता है? लाल सागर करता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। बात करें लाल सागर की, बात करें अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है स्वेज जल संधि, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, तो स्वेज जल संधि किन दो सागर को जोड़ देता है? तो क्या बताएंगे? स्वेज जल संधि, स्वेज नहर। तो ध्यान में रखना है किसे किसे जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर आपको जोड़ देता है। ठीक है, कैप्सियन सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है तथा यह उत्तर पश्चिमी के रूस में, ध्यान में रखिए, कैप्सियन सागर के का सीमा किसकी किससे लगता है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान में आप रखेंगे किस किस से लगता है? तो उत्तर पश्चिम में रूस, पश्चिम में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पूर्व में काजाख्स्तान के साथ इनका सीमा जो है घिरा हुआ है। यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दीजिए ताकि चीजें आपको याद रहे। क्या क्या है? किस उत्तर किस से सीमा पश्चिम लगता है में कैप्सियन रूस, का? पश्चिम में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान से घिरा हुआ है। काजाख्स्तान के साथ, मतलब रूस के साथ, ठीक है, अजरबैजान के साथ, ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, कजाकिस्तान के साथ कैस्पियन सागर का सीमा लगता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किस कंट्री यूक्रेन के के साथ साथ कैस्पियन सागर का सीमा नहीं लगता है। ठीक है, यूक्रेन के साथ नहीं लगता है। काला सागर का सीमा यूक्रेन के साथ लगता है, ध्यान में रखेगा, लेकिन कैस्पियन सागर का नहीं लगता। काला सागर उत्तर पश्चिम में यूक्रेन से, पूरब में रूस से तथा जॉर्जिया से, दक्षिण में तुर्की से एवं पश्चिम में बुल्गारिया तथा रोमानिया से घिरा हुआ है। ठीक है, तो काला सागर का सीमा यूक्रेन से लगेगा, लेकिन कैस्पियन सागर और काला सागर दोनों का सीमा मतलब किससे लगेगा? रूस से लगेगा। रूस के पूरब में आपको मिलेगा काला सागर। ठीक है, रूस के, ठीक है, रूस के उत्तर पश्चिम में आपको मिलेगा कैप्सियन सागर। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं और आने की भी संभावना होती है बीपीएससी में भी। वर्ष 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक इंपोर्टर था? तो कौन था? तो वन एंड ओनली रूस, संयुक्त अरब अमेरिका, फ्रांस या चीन? आयातक था। ठीक है, भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयात इंपोर्टर कौन था? मतलब कौन है? रूस था, संयुक्त अमेरिका था, फ्रांस था, चीन था? मतलब कुछ भी मारिए इसमें से, क्या लग रहा है आपको सही? बताइए। अरे कुछ तो टिक कीजिए, गलत होगा या फिर सही होगा, दो ही संभावना हो सकती है। क्या होगा? यूएसए हो जाएगा और क्या हो जाएगा? चीन लिखा हुआ है। अच्छा, चीन है।
अच्छा वर्ष 2022 तक, ठीक है, लेकिन अब से चेंज हो गया सर। ठीक है, वर्ष 2022 तक लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक आयातक चीन था। भारत में लौह अयस्क का आयात करने वाले प्रमुख देश, ठीक है, चीन। ठीक है, आयातक मतलब आयात मतलब भारत में आयात करने वाला, अच्छा हाँ तब तो चीन होगा। ठीक है, भारत सबसे ज्यादा निर्यात किसे करता है, तो सर जापान को करता है। चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ओमान, जापान। लौह अयस्क चार प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है, भारत में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखें, उपग्रह वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह की बात करेंगे, या मंडल के किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो बारहवीं मंडल में होते हैं। कहाँ पे होता है, बारहवीं मंडल। बारहवीं मंडल सबसे बाद का मंडल होता है। सबसे पहले क्या होता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। समताप मंडल का मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आपको क्या होता है, आयन मंडल। आयन मंडल के बाद सबसे बाद में क्या होता है, तो बारहवीं मंडल होता है। वायुमंडल। यमंडल के यमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, या संवहन मंडल कहा जाता है। मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में भी होती होती है। ठीक है, समताप में वायु के उड़ान के लिए आदर्श मंडल कहा जाता है। आयन मंडल में रेडियो तरंग के संचार से संबंधित है। बाह्य मंडल या मंडल की सबसे बाहरी परत होती है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अलावा ज्यादातर कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है, अधिकांश उपग्रह इसी परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2022 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक, ठीक है, बन गया। ठीक है, तो दुनिया का दूसरा, ठीक है, वर्ष 2022 तक भारत दुनिया का, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक बन गया। संसार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन करता है। वर्ष 2022 तक भारत दुनिया का गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख देश चीन, भारत, यूएसए, फ्रांस, तुर्की, जर्मनी जर्मनी, यूक्रेन, कनाडा और पाकिस्तान आदि है। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में डैश मौसम होती है, तो भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में डैश होती है। वायु दाब में उत्तरी भाग की बात हो रही है। ठीक है, ग्रीष्म काल में मतलब गर्मी के समय में वायु के दाब में कमी होती है, तापमान में कमी होती है, भारी वर्षा होती है, वायु दाब में वृद्धि होती है। तो वायु दाब में मतलब क्या होती है, आपको देखने को मिलता है, कमी आपको देखने को मिलता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप लोग भी बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप लोग। ठीक है, भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान की बात करें, वृद्धि के चलते वायु दाब में कमी होती है। भारत के उत्तरी भाग में वायु दाब में कमी आने पर तथा समुद्र सतह पर, ठीक है, तुलनात्मक रूप से उच्च दाब का विकास करने से इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं बनती है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करेंगे तो इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता, बताइए, तो आसान क्वेश्चन है। तो भोपाल को नहीं जोड़ता। स्वर्णिम चतुर्भुज किनको जोड़ता है, तो महानगरों को जोड़ता है। किस किस को? दिल्ली को, चेन्नई को, मुंबई को और कोलकाता को। ठीक है, ध्यान रखिए, चार महानगर है हमारे पास। महानगर कितने हैं हमारे पास, चार है सर। चार। एक पश्चिम में है, एक दक्षिण में है, एक पूरब में है, और एक मतलब कहाँ है, चारों दिशा में चार महानगर। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पश्चिम में मुंबई, और पूर्व में क्या है, कोलकाता। ठीक है, चारों दिशा में हमारे पास कितने महानगर, चार महानगर। ठीक है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की आधारशिला रखी थी। ये परियोजना भारत के चार प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ देती है। ठीक है, 160 नंबर प्रश्न देखेंगे। भीमबेटका के सलासरे किस पर्वत के तलहटी में स्थित है। कहाँ पे मिलेगा भीमबेटका के सलासरी, कहाँ पे मिलेगा, विंध्य। विंध्य में। भीमबेटका आपको किस राज्य में मिलता है, भीमबेटका तो क्या बताए, भीमबेटका एमपी में सर, एमपी में। एमपी में। एमपी का कौन सा जिला, जिला बता सकते हैं एमपी का, रायसेन जिला। रायसेन। रायसेन। रायसेन जिला, बहुत सुंदर। ठीक है, जास्कर पर्वत की बात करेंगे तो हिमालय के समानांतर उत्तर में लद्दाख एवं दक्षिण में महान हिमालय के बीच में आपको जास्कर पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलता है। विंध्याचल की बात करिए, पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। भीमबेटका के सलासरी इसी पर्वत के तलछटी में आपको देखने को विंध्याचल। अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ध्यान में उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने विंध्याचल करती है। पीर पंजाल की बात की, यह पर्वत, यह भारत के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आपको फैली हुई, क्या, तो पीर पंजाल। निम्नलिखित में कौन सा भारत के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है, भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला, कौन है बताइए, फिर बताएंगे। ध्यान रखिए, सारे के सारे हैं। ठीक है, सारे सारे है के सर। सारे, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तीनों सही है। भिलाई की बात, भिलाई आपको किस राज्य में मिलेगा, भिलाई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़। आपको भिलाई मिल जाएगा, बहुत सुंदर। ठीक है, जमशेदपुर आपको किस राज्य में मिलेगा, जमशेदपुर तो क्या बताएंगे, ठीक है, झारखंड। जमशेदपुर कहाँ में, झारखंड में मिलेगा। ठीक है, बाकी की बात करेंगे, बाकी किस राज्य में मिलेगा तो क्या बताएंगे, यहाँ पे राउरकेला कहाँ पे मिलेगा, राउरकेला, उड़ीसा। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। राउरकेला की बात करेंगे तो राउरकेला की बात करेंगे, आपको कहाँ पे मिलता है, तो राउरकेला आपको उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, राउरकेला आपको उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। बोकारो की बात करें, झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड, भद्रावती कर्नाटक, बर्नपुर याद रखें कर्नाटक में, सलेम की बात करें तमिलनाडु। ठीक है, भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ नहीं करता तो किसके साथ सीमा साझा करता है? क्या चीन के साथ करता है हिमाचल प्रदेश? चीन के हाँ साथ सर, हिमाचल प्रदेश करता है, बिल्कुल चीन के साथ करता है। करता है भारत सर। 5 भारतीय राज्य जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, सिक्किम की लगती है और बिहार की लगती है, ठीक है। तो ये 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा मतलब किनके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। पांचों राज्यों को रिपीट कीजिए एक बार, क्या क्या नाम है उनका? उत्तर प्रदेश, उत्तर उत्तराखंड, प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा बिहार की सीमा किनके साथ लगती है? तो ध्यान रखिए नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। नेपाल के साथ भारत की सीमा की बात करेंगे तो 1751 किलोमीटर जो है नेपाल के साथ हमारी सीमा जो है लगती है, ठीक है। आप इसे ध्यान में, कितनी लगती है? तो 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ हमारी सीमा जो है लगती है, ठीक है। म्यांमार के साथ हमारी सीमा की बात करें, कितने किलोमीटर पर म्यांमार के साथ? 1643 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक है आप सर। चलेंगे आगे। मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था। बताओ मीनल ने किस पे, कौन सा चंद्रमा पर निबंध लिखा? मीनल नाम का एक बच्चा है, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर उसने एक निबंध लिखा। तो बताइए किस पे निबंध लिखा? तो शनि के सबसे बड़ा चंद्रमा की बात करेंगे, कौन है? टाइटन है ना, टाइटन। टाइटन है, बहुत सुंदर। क्या है? टाइटन है, ध्यान में रखेंगे। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है। टाइटन शनि का उपग्रह। सबसे बड़ा चंद्रमा है। वर्तमान में सौरमंडल में शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है, ठीक है। सौर्य ग्रह, शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के सबसे बड़े टाइटन की खोज की बात की या ध्यान में क्रिस्टियाना ह्यूजेस ने की थी। कब की थी? 1655 1655 में, ठीक है। हाँ, 1655 में क्रिस्टियाना ह्यूजेंस ने सबसे पहले मतलब शनि ग्रह की चंद्रमा टाइटन की खोज की थी। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? तो भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करिए, कौन सी जनजाति? भील जनजाति या फिर गारो। कौन जनजाति है? गोंड भील होती है ना। जनजाति है। नहीं नहीं, पहले गोंड थी, अब जाके भील हो गई है, ठीक है। नया वाला जो है ना उसमें भील हो गई है, ठीक है। पहले गोंड थी, गोंड आपका सही है, लेकिन फिलहाल भील है, ठीक है। भीलों द्वारा भीली भाषा बोली जाती है। जो ये भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इस भाषा को भिलाला, भगोरिया, भील बोली आदि नामों से भी जाना जाता है। भील जनजाति सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गैरत बोलो कि भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर? पहले कौन सी थी? पहले गोंड थी, अब जाके भील जनजाति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब बात करें एक जनजाति जिनमें बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है, ठीक है। किस जनजाति में पाई जाती है बहुविवाह की प्रथा? नहीं, बहुपति की प्रथा के समथिंग कौन सा प्रथा बोलते हैं? टोडा में पाई जाती है ना, क्या नाम है? टोडा में ही पाई जाती है। बहुविवाह की समथिंग क्या बोलते हो? प्रथा टोडा जनजाति में, ठीक है। टोडा जनजाति किसमें, किस पर्वत श्रेणी में निवास करते हैं? नीलगिरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी की बात की कौन है? तवा, तवा। ठीक है। तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी हिरन, शक्कर, लार, मान और उरसांग, बंजर, दूधी, कुंडी, गंजाल है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी के किस शिखर से निकलती है? तो क्या बताएंगे? अमरकंटक से अमरकंटक निकलती है और पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये नदी की बात करें, खंभात की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखें। ये नदी किस किस राज्य में मिलेगी? तो मुख्यतः 3 राज्यों में आपको दिखेगी, गुजरात मध्य में, प्रदेश, गुजरात, गुजरात मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी दिखेगी। नर्मदा की नदी के भरूच गुजरात के निकट खंभात की खाड़ी में ज्वारनट एस्चुरी का निर्माण करती है। मतलब नर्मदा नदी जो है सो आपका क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। नर्मदा नदी की बात करेंगे तो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। नर्मदा, माही, तप्ती, ठीक है, ये सब मतलब डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? ठीक है, ध्यान में सेरेस, ठीक है, ध्यान रखें। सेरेस जो है क्षुद्र ग्रह बेल्ट में। क्षुद्र ग्रह की बात करें, क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो क्या बताएंगे? क्षुद्र मंगल ग्रह और बेल्ट की बृहस्पति बात के किन बीच 2? में। मंगल और बृहस्पति के बीच में, बहुत सुंदर। मंगल बृहस्पति आपने बिल्कुल सही बनाया। बौना ग्रह सेरेस मुख्यतः क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। इस ग्रह को सबसे पहले, ठीक है, ग्यूसेप पियाजी ने खोजा था। कब खोजा था? सेरेस को किसने खोजा था? 1801 में। ग्यूसेप पियाजी ने 1801 में खोजा था, बहुत सुंदर। एरिस बौने ग्रह की खोज की बात करेंगे, 2003 में किया गया हाँ था। 2003 में हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एरिस का कब हुआ था? एरिस का 2003 में, सेरेस का 1801 में। मैकमेन बौने ग्रह की खोज 2005 में हुई थी। मैकमेन की खोज कब हुई थी? 2005 में हुई थी। वर्ष 2008 में इसे आधिकारिक तौर पर बौने ग्रह की मानता हुआ, ठीक है। गैरत वाले की वर्तमान में प्लूटो को भी बौना ग्रह माना गया। इसकी खोज की बात करेंगे 1930 में हुई थी, लेकिन उसको प्लूटो को बौना ग्रह कब बना दिया गया था? 2006 में। नहीं, 2030 आ गया क्या?
2006 में, ठीक है, लैपटॉप प्रयाग सम्मेलन जो हुआ था वहां पे इसको क्या बना दिया गया, तो इनको बौना ग्रह बना दिया। प्लूटो की खोज 1930 याद रखिएगा। मैकमेन एक बौना ग्रह, इसकी खोज 2005 में हुई थी, लेकिन 2008 में इसे आधिकारिक तौर पे बौने ग्रह की दर्जा दी गई। एरिस का खोज 2003 में हुआ था। और सेरेस की खोज की बात करेंगे 1801 में हुआ था। इंपोर्टेंट है, किसने की थी सेरेस की खोज, तो ग्यूसे प्याजी ने सेरेस की खोज की थी, ठीक है। अब चलेंगे, ठीक है, डैश विकिरण पेटिया पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान अवशोषित कणों के विशाल ग्रह है, क्या बताएंगे, तो बैन एलेन, क्या बताएंगे, बैन एलेन, ठीक है। तो डैश विकिरण पेटिया पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित गणों, मतलब गणों के मतलब क्या है, कणों के मतलब विशाल समूह, तो ध्यान में रखेंगे बैन एलेन, क्या नाम है इनका, तो बैन एलेन, ठीक है। बैन एलेन की बात करेंगे तो विकिरण पेटिया रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर आवेशित तथा ऊर्जावान कणों का क्या है, एक विशाल समूह है, ध्यान में रखेंगे। इन रेडिएशन बेल्ट या विकिरण पेटियों के मुख्य घटकों का निर्माण और सौर पवनों तथा कॉस्मिक विकिरणों से होता है। सामान्यतः पृथ्वी के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों में आकाश में लाल तथा नीले रंग के मिश्रण से उत्पन्न को, ठीक है, अरोरा या फिर ध्रुवीय ज्योतिष भी कहते हैं, ठीक है। चीनूक एक स्थानीय गर्म पवन है जो उत्तरी अमेरिका में बहती है, ठीक है। चीनूक को मतलब कौन सा ईटर कहते हैं, मीट ईटर, स्नो ईटर, ठीक है, आइसक्रीम ईटर, कौन सा ईटर कहते हैं चीनूक को, स्नो हीटर सर। स्नो हीटर नहीं, ईटर ईटर ईटर, हीटर है, अच्छा। ठीक है। ईटर मतलब बर्फ को खा जाती है ये, ठीक है। हाँ हाँ। क्या करती है, बर्फ को खा जाती है। और जो लोग यहाँ पे जो पशुपालक जो होते हैं उनके लिए पवन जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि घास वगैरह जो होता है ना बर्फ के नीचे मतलब क्या हो जाए, दब गया होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे जब ये आती है तो पूरा मतलब बर्फ को मतलब क्या कर देती है, पिघला देती है, इसीलिए मतलब क्या कहते हैं इनको, स्नो ईटर कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर पवन के नाम से किसे जानते हैं, डॉक्टर पवन के नाम से, अरे आसान क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आप लोगों को, डॉक्टर पवन, नहीं पता। क्यों नहीं पता, सजा का प्रावधान है नहीं बताने पे। ऑप्शन ऑप्शन दो, हाँ हरमट्टन सही है, बिल्कुल, बहुत सुंदर। हरमट्टन को डॉक्टर पवन के नाम से कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी वगैरह में दर्द वगैरह रहता है ना, ये बहती है तो ठीक हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो समझ रहे हैं ना, बॉडी वगैरह में जो भी दर्द उर्द है जो बहती है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है हवा लगने की वजह से, ठीक है, हरमट्टन, इसलिए इसको डॉक्टर पवन कहते हैं। स्नो ईटर क्यों कहते हैं पता चल गया। टाइफून कहाँ है, टाइफून एक तूफान है, कहाँ पे मिलेगी टाइफून, ये करवाए क्लास में, चाइना में मिलेगा सर टाइप। चीन में मिलेगा, जापान में भी, और एक जगह और भी बताए थे, चीन जापान के अलावा फिलीपींस में, ठीक है। टाइफून को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं, टाइफून को ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली। बिली बिली, ठीक है, ध्यान में किस नाम से, बिली बिली के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अमेरिका में जाके टाइफून क्या बन जाता है, नॉर्वे। हरिकेन के नाम से किसे जानते हैं, हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जानते हैं, कपिल देव। कपिल देव को जानते हैं, ठीक है, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। समुद्र सतह पर लवणता क्या होता है, तो समुद्र सतह पर लवणता के बर्फ या, ठीक है, वाष्पीकरण के रूप में जल की मतलब हानि बढ़ जाती है, ठीक है। तो समुद्र सतह पर लवणता क्या होता है, तो बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है, ध्यान में रखेंगे। अब वाष्पीकरण होगा या फिर तो क्या होगा, मान लीजिए कि आपके 1 लीटर पानी है, ठीक है, और उसमें आपने 50 ग्राम नमक मिला रखा है, लेकिन जब वाष्पीकरण होगा तो पानी तो ऊपर चला जाएगा, तो वाष्पीकरण होगा तो पानी तो सूख गया, अब उसमें आधा लीटर पानी ही है, अब 50 ग्राम नमक का मात्रा फिक्स है, तो क्या होगा, उसकी लवणता बढ़ेगी कि कमेगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। तो यही होता है बर्फ या वाष्पीकरण के जल की हानि से, मतलब क्या होता है, बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से लवणता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझिएगा, गलती नहीं होगा। जल की लवणता सामान्यतः घनत्व परस्पर आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए तापमान या घनत्व में परिवर्तन संबंधित जल क्षेत्र में लवणता को प्रभावित करे। जैसे तापमान होगा वाष्पीकरण की दर तेज होगी, पानी सूखेगा तो लवणता तो बढ़ेगा, क्योंकि समुद्र तो फिक्स है ना, समुद्र में मतलब नमक तो फिक्स है, ठीक है। वाष्पीकरण के चलते सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। सागरीय जल के जमने अथवा हिम या बर्फ में परिवर्तन होने पर भी लवणता बढ़ जाती है। मान लीजिए बर्फ जम गया तो बर्फ भाई क्या जमेगा, पानी ही तो जमेगा, लेकिन उसमें नमक तो पहले से फिक्स है, तो ऐसे कंडीशन में भी मतलब लवणता बढ़ती है। वर्षा में नदियों के जल का सागरीय हिम के पिघलने पर लवणता में कमी आती है। मान लीजिए वर्षा का पानी अगर बढ़ेगा, वर्षा का पानी आएगा, फिर मतलब मान लीजिए बर्फ पिघलेगा, तो बर्फ पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तो नमक की मात्रा तो फिक्स है, लेकिन फिर से उसमें पानी अगर मिला देंगे तो वैसे कंडीशन लवणता क्या आएगी, कमी हो जाएगी।
कम हो जाएगी। मान लीजिए आपके आपके मतलब मग में मान लीजिए 1 लीटर पानी था और नमक 50 ग्राम था, ठीक है, उसमें 1 लीटर पानी और डाल देंगे तो लवणता कमी होगी। लेकिन उसमें से 1 लीटर पानी पहले से था, लेकिन उसमें से आधा लीटर पानी को उड़ा देंगे तो लवणता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। जल की लवणता पंपनों द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल के हस्तांतरण के कारण भी परिवर्तित होती है। निम्न समुद्री जल की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, रेलवे का तो फेवरेट है, प्यारा बच्चा है रेलवे का ये। तो समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है, 35 ग्राम प्रति 1000, मतलब प्रति 1000 ग्राम जो होते 35,000 होता है। अब यहाँ पे देखिए 35 ग्राम होता है, सॉरी। अब यहाँ पे बीपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है लवणता को लेकर, बीपीएससी पूछेगी समुद्र सतह पर लवणता का, समुद्र सतह पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समुद्र सतह पर लवणता के ऊपर प्रभाव डालेगी। पहला स्टेटमेंट, बर्फ की लवणता के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। दूसरा स्टेटमेंट देगा जल की लवणता तापमान घनत्व परस्पर आपस में जुड़े हैं, इसलिए तापमान या घनत्व परिवर्तन की वजह से, ठीक है, संबंधित जल क्षेत्र की लवणता प्रभावित होती है। वाष्पीकरण के चलते सागरीय लवणता में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट देगा सागरीय जल के जमने अथवा हिम या बर्फ में परिवर्तन होने से लवणता कम हो जाती है, ठीक है। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो मैंने 2 स्टेटमेंट इनमें से गलत बोला, कौन कौन सा बोला है गलत, बताइए। एक मैंने बोला, ठीक है, सागरीय जल के जमने अथवा हिम या बर्फ के परिवर्तित होने पर लवणता कम हो जाती है, ठीक है, जबकि क्या होता है लवणता उसमें क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। ध्यान रखिए, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए रिपीट किया क्योंकि बीपीएससी ने ऐसे प्रश्न पूछ रखा है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखिएगा। समुद्र के जल के उथले हिस्से की पहचान करें तो उनको महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। ये प्रश्न को कई बार रिपीट किया गया, क्या होता है महाद्वीपीय शेल्फ। तो महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र के सबसे उथला भाग होता है जिनका औसत ढाल 1 डिग्री या उससे कम होता है। महाद्वीपीय ढलान वह स्थान होता है जो कि महाद्वीपीय शेल्फ या फिर महाद्वीपीय उत्थान के बीच स्थित होता है और इसका ढाल अत्यंत तीव्र होता है। महासागर के नितल एवं विस्तृत मैदानी भाग को गहरे सागरीय मैदान कहते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त की बात करेंगे मैरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में है। अगर इसके बारे में अगर बात करें तो 11,000 कितना है जी, 6 है कि 22 है, 11,022 11,022 है, ठीक है। अब प्रशांत हिंद महासागर इंडियन ओशन की बात करेंगे तो सबसे मतलब कौन है, उनका गर्त का नाम क्या है, सुंडा गर्त, यही है ना, सुंडा ही है ना, मुझे नाम भी याद नहीं रहता है, ठीक है, सुंडा, ठीक है। इसके क्या मेरियाना ट्रेंच है, इनको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, चैलेंजर भी बोलते हैं ना इसको, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है, हम एमसीक्यू भी करवा रहे हैं ना, लेकिन विथ कॉन्सेप्ट के साथ करा रहे हैं, ठीक है, आपको सभी एग्जाम में काम है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाना, ठीक है। कितने बजे तक क्लास चलेगी। अनलिमिट, जब तक जान तब तक क्लास, ठीक है। भूख लग जाएगी प्यास लग जाएगी, क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है। आप लोग तो काम करते हुए सुन सकते, खाना भी बना सकते, खाना भी खा सकते, सब काम कर सकते, बैठ के तो आपको पढ़ाना नहीं है, माउस को हाथ में पकड़ के बैठना नहीं है। मेडास्कर की बात करें किस महासागर में, तो भूख लगा है तो जाके खाना खाइए, कान में ईयरफोन डाले रहिए, क्लास करते रहिए। अब क्या दिक्कत है, ठंडा में कौन पूजा करता है, ठीक है, भगवान के पास जाना है क्या। चलिए, मेडास्कर महासागर कहाँ पे स्थित है, मेडास्कर क्या बताएंगे, हिंद में है, प्रशांत में है, ठीक है, हिंद महासागर में है, ठीक है। मॉरिशस की बात करें किस महासागर, मॉरिशस, मॉरिशस भी जाता है। हिंद महासागर में, ठीक है, मॉरिशस की हिंद महासागर में छोटा सा दिल, स्मॉल हार्ट इन द इंडियन ओशियन, ठीक है, मॉरिशस को कहते हैं। लेकिन मॉरिशस की उपस्थिति की बात किस महाद्वीप में है, एशिया में, अफ्रीका में है, ठीक है, अंटार्कटिका में है, या फिर बताएंगे, ठीक है, यूएसए में या साउथ अमेरिका में पड़ता है, किसमें पड़ता है ये मॉरिशस, किस महाद्वीप में है मॉरिशस, एशिया में आएगा ना सर, अफ्रीका, एशिया नहीं अफ्रीका, इसीलिए पूछा हूँ, ठीक है। मॉरिशस कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। अब मेडास्कर आपको एशिया में है, मेडास्कर हिंद महासागर में स्थित एक देश है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, तीसरा है, दूसरा था हिंद महासागर, बदल गया है क्या, पहला पैसिफिक है, दूसरा अटलांटिक हो गया क्या, मुझे तो दूसरा याद था, तीसरा दे रखा है आपने। अरे किस महासागर का आकार एस जैसा है, एस प्रकार का महासागर कौन है, एस प्रकार का महासागर, अटलांटिक होगा सर क्या, अटलांटिक, बिल्कुल, बहुत सुंदर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर जो है इस प्रकार का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है। तीसरा में हिंद आ जाएगा, पहला में पैसिफिक। हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका और उत्तर में एशिया से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर की बात है। आर्कटिक महासागर भारत का 3 क्षेत्र जल से घिरा हुआ है। बताइए भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर मिलेगा? दक्षिण में, हिंद महासागर। पूर्व दक्षिण में में, आता है पूर्व में, पूर्व में पश्चिम में क्या मिलेगा? पश्चिम में अरब महासागर। अरब सागर। बहुत सुंदर, बेहतरीन। इसलिए भारत क्या बना था? भारत द्वीप है, प्रायद्वीप है या फिर कुछ भी नहीं है? कल्पना प्रायद्वीप करने योग्य बातें हैं। भारत क्या है? प्रायद्वीप है। ठीक है, भारत के केवल उत्तर में आपको समुद्र आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है? तो क्या बताएंगे? रसातल का मैदान। कौन सा? रसातल का मैदान। रसातल का मैदान लगभग 3000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई पर स्थित समतल मैदानी क्षेत्र है। समुद्र में महाद्वीपीय उत्थान की बात करेंगे, कॉन्टिनेंटल राइज के पश्चात, ठीक है, गहराई पे जाने पे महासागर नितल पे समतल मैदानी क्षेत्र शुरू होता है। इस मैदानों में एक महीन दावे वाला अवसाद मिट्टी पाई जाती है। महासागरीय नितल का यह क्षेत्र सबसे समतल और क्या होता है? चिकना होता है। गंगा का मैदान किन नदियों के बीच में फैसला हुआ है? गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता। क्या बताएंगे? घग्गर और कहाँ गया? घग्गर और तीस्ता के बीच में गंगा का मैदान है आपको। ठीक है, घग्गर और तीस्ता के बीच में आपको गंगा का मैदान आपको देखने को मिलेगा। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? बहुत सुंदर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गंगा का मैदान, ठीक है, मिट्टी, गाद, रेत और बजरी के निर्मित एक जलोढ़ क्षेत्र है। ठीक है, अब भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का मतलब क्षेत्र देखने को मिलेगा? तो जलोढ़ मिट्टी का ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी स्थित है। गंगा के मैदान के निर्माण में कुछ प्रायद्वीपीय नदियां जैसे केन, चंबल, बेतवा, सोन और नदी का भी आपका योगदान होता है। ठीक है, ये सारे के सारे नदी जो है कहीं ना कहीं से आपको गंगा का ही सहायक नदी बनाएंगे। ठीक है, तीस्ता नदी की बात करेंगे, इसका उद्गम स्थल कहाँ से निकलती? तीस्ता नदी सोलामू झील से निकलती है। ठीक है, घग्गर नदी की बात करेंगे तो शिवालिक की पहाड़ी, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। भागीरथी नदी की बात करेंगे, गोमुख उत्तरकाशी निकलती है। ठीक, बिहार में कौन सी नदी जो आती है जो कि तिब्बत से निकलती है लेकिन बिहार में प्रवेश करती है? कौन सी नदी है? कौन है क्या? नहीं, सोन अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से नहीं, तिब्बत से निकलती है, नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। क्या नाम है उसका नदी का? गंडक। गंडक नहीं, गंडक तो नेपाल से निकलती है। एक और भी नदी नेपाल से आती है जो बिहार में, उस पर परियोजना भी है बिहार सरकार का। सरयू नदी सबसे लास्ट में जो है कौन? नहीं, सरयू नहीं, ये नंदा महानंदा बंगाल से निकलती है, बंगाल से। एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, पूरा निगेटिव कटा सर। निगेटिव पे कटा, हालांकि आप लोगों को पता होगा, मार दीजिएगा। दिमाग चलता कोसी निकलती है क्या? नेपाल से आती है, नेपाल से निकलती है कोसी। कोसी शायद नेपाल से निकलती है क्या? जो कि बेगूसराय में कुर्सेला के पास देखे तो कौन सा निकले? तिब्बत से। कोसी है, कोसी दे रहा है, तिब्बत से निकलती है। अच्छा, तो कोसी ही होगा। ठीक है, तो सही तो है। नेपाल से हिमालय से निकल के बाहर में भीम के रास्ते आती है ना कोसी। क्या पता, मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा था, कोसी तो नहीं आ रहा था। देखना पड़ेगा, हो सकता है कोई दूसरा नदी भी होती है तिब्बत से निकलती होगी। हाँ, एक बागमती नदी है। ठीक है, तो बागमती नदी के संगम पे नेपाल का कौन सा तीर्थ स्थान है? काठमांडू में है वो, शिव जी से संबंधित है। पशुपति नाथ जी का जो मंदिर जो है बागमती नदी के किनारे ही है। ठीक है, फिर नामचा वर्मा की बात के यू टर्न लेने के पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? ठीक है, नामचा वर्मा से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी सिंटिक स्कल बैंड के सारे नामचा वर्मा क्या? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोल, नाम चेंज होता है। दिहांग हो जाता, बिल्कुल। ठीक है,
बरवा के निकट नामचा बरवा के निकट मध्य हिमालय को काटते हुए यांगयाप दर्रे के द्वारा यू टर्न लेते हुए नामचा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद दिहांग या फिर सियांग के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, दिबांग, लोहित, धनसिरी। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर कौन सा है? असम में पड़ता है। दिवांग। असम का सबसे बड़ा शहर भी है। इतना गोवा हिंट सर दे क्या दी, आप क्या बताओ? अरे गुवाहाटी गुवाहाटी। गुवाहाटी गुवाहाटी। हाँ। काली नदी किसकी उटी टन की सहायक नदी है? काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी। किनकी है? ध्यान रखें, गंडक गंडक की। है। ठीक है, गंडक। कहाँ की? गंडक की। ठीक है। गंडक नदी का एक वैदिक नाम क्या है? सादा नीरा। सादा नीरा। सादा नहीं हाँ, सादा नीरा। ठीक है, क्या नाम है? सादा नीरा जो इस नदी की एक वैदिक नाम है। ठीक है। गंडक नदी दो, काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनी है। ठीक है। गंडक नदी के उत्तरी तट में मिलने वाली सहायक नदी है। गंडक नेपाल के हिमालय से निकलती है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी या फिर नारायणी के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। गंडक नदी की बात कर, महानंदा का उद्गम स्थल दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, गंगा के बाएं तट से मिलती है। इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है। ठीक है, दार्जिलिंग महानंदा के किनारे है। ठीक है। कोसी नदी की बात करें, नेपाल के हिमालय के पर्वत से निकलती है। ठीक है, नेपाल में हिमालय के पर्वत से निकलती यह नदी अपना मार्ग बदलती है। इसे बिहार में शोक भी कहते हैं कोसी को। ठीक है। सर महानंदा सर उड़ीसा में भी क्रॉस बहती है क्या? उड़ीसा। वो दूसरा महानंदा है, वो महानंदा उड़ीसा में कैसे जाएगी? वो महानदी है। सर। महानदी है वो। और वो होगा भी तो दूसरा महानंदा होगा। ठीक है। ये बंगाल से उड़ीसा कैसे जाएगी? बहुत दिक्कत हो जाएगा इसको। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय महासागर पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह जो प्रवाल भत्तियों के एक केंद्रीय गर्त से बना है? ठीक है। एटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एटॉल। निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों के लिए एक गर्त बनाता है? एटॉल। एटॉल की बात करें, उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों का एक केंद्रीय गर्त के निर्मित है। एटॉल का आकार अंगूठे या घोड़ों की नाल के समान वलयाकार होता है। गयोर्स की बात करें, समुद्री ज्वालामुखी से बनने वाली पर्वत है। ये ध्यान रखें, गयोर्स की बात किससे बनेगा? तो समुद्री ज्वालामुखी से बनने वाला क्या पर्वत है जो कि समुद्र के अंदर होते हैं और कभी समुद्र के ऊपर सतह तक नहीं पहुंचते। लैगून की बात करें, लैगून किस समुद्र या महासागर के किनारे पर निर्मित होने वाला उथला जल क्षेत्र होता है जो किसी सकरी पट्टी द्वारा सागर का सतह या पूर्णतः अलग होता है। पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री पर्वत राष्ट्रीय स्मारक में स्थित है। किधर मिलेगा आपको ये? तो पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री पर्वत राष्ट्रीय स्मारक डैश में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? ये अटलांटिक महासागर में। पूर्वी घाटी और सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक अटलांटिक महासागर में स्थित है। अरब सागर हिंद महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है। भारतीय द्वीप की बात करें, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? मोदी जी जाकर चर्चा में इसको ला दिए है। कितने द्वीप है लक्षद्वीप में? 36 है। ठीक है, 36 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। मोदी जी यहाँ पे गए, फोटो वोटो खिंचाए। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सा देश परेशान है? कौन सा देश परेशान है? बिल्कुल, मालदीव बेचारा परेशान है। ठीक है। मालदीव हम लोग को आंख दिखा रहा था। ठीक है, जिसकी एक दिन की औकात नहीं है वो भी आजकल कुछ भी दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है। मोदी जी गए, उसकी बहुत वहां पे लगभग 25,000 की कितना न कितना होटल जो था सब कैंसिल हो गया है। ठीक है, परेशान है। होटल जावा यहाँ का तो तक जितना टिकट उकट सब कैंसिल हो गया वहाँ का। सब जाने वाले टूरिस्ट लोग मेरे भी कैंसिल। है। जावा का जिसे सुंडागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है जावा ही है। ठीक है। लाल सागर दक्षिण अदन की खाड़ी के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ा है। लाल सागर दक्षिण में अदन की खाड़ी से माध्यम से हिंद महासागर में जुड़ा है तथा उत्तर में स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। ठीक है। तो दक्षिण में अदन की खाड़ी से हिंद महासागर से जुड़ता है लाल सागर, और उत्तर में स्वेज नहर से मतलब क्या जुड़ता है? स्वेज नहर के माध्यम से क्या जुड़ता है? भूमध्य सागर से जुड़ा। स्वेज नहर की बात करें, अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से मतलब क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बात करें मिस्र की, बात करेंगे, मिस्र आपको अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पर आपको स्वेज नहर है। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। स्वेज नहर बन के तैयार हुआ था तो 1869 में बनकर तैयार हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, फ्रांस के द्वारा इसको बनाया गया था। विभाजन के दौरान भारत का उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। कौन सा था भाई? कपास चला गया। दो चीज चला गया पाकिस्तान के हिस्से में। ठीक है, एक कपास चला गया था, दूसरा क्या चीज चला गया था? दूसरा ध्यान में रखोगे तो कपास के अलावा क्या चला गया था? जूट। जूट बिल्कुल, होगा बहुत क्या? सुंदर, वेरी गुड, जूट। ठीक है, कपास के अलावा क्या होगा? जूट। जूट ठीक है, जाने ध्यान से रखेंगे। बंगाल जूट की तरफ। जूट जाने से पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ?
मान लीजिए रोटी बनाने का मशीन हमारे पास है लेकिन आटा किसी और आदमी के पास है। अब ना तो हम रोटी बना रहे हैं, बेचारा वो भी आटा लेके टाइम पास कर रहा है क्योंकि उसके पास मशीन नहीं है। तो जितना भी जूट का कारखाना जो था सब हमारे पास था, पश्चिम बंगाल में था, ठीक है। और सारा जूट का रॉ मटेरियल किसके पास चला गया? तो बांग्लादेश में ये चला गया। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया, ठीक है। और दूसरी जो थी पाकिस्तान के, कपास बहुत बढ़िया उत्पादन पाकिस्तान का था। पाकिस्तान का कपास जो होता है बड़ा ए ग्रेड का कपास होता है, हालांकि क्या पता वो लोग करता क्या समझ में नहीं आता, लेकिन वहाँ का कपास बहुत अच्छा होता है। भारत में कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र गुजरात जो था अग्रणी राज्य थे। विभाजन के दौरान भारत के कपास उत्पादन क्षेत्र का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, ठीक है। आप चलेंगे कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर काला मिट्टी, कैसी मिट्टी चाहिए कपास के काली उत्पादन के मिट्टी लिए? चाहिए, काली काली मिट्टी, मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना रेगुर जाता है? मिट्टी, रेगुर मिट्टी बिल्कुल, हाँ। रेगोर मिट्टी को स्टर्नोलिज्म के नाम से भी इनको जानते हैं। कपास की खेती के लिए कितनी वर्षा चाहिए? 50 से 100 बिल्कुल, रेगुर टेम्परेचर। मिट्टी के लिए भी मतलब रेगुर मिट्टी सूर्यमुखी की खेती के लिए भी अच्छी मानी जाती है। जूट उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी आदर्श माना जाता है, इसीलिए आप देखोगे जलोढ़ मिट्टी आदर्श, इसलिए पश्चिम बंगाल वगैरह में जूट उत्पादन। तो भारत के किस जिला में जूट उत्पादन के अग्रणी जिला है? कौन सा जिला है? पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है, बॉर्डर भी बनाती है पश्चिम बंगाल से। गलती मत कीजिएगा। कहाँ गई? एक तो थी भी पश्चिम उधर से, किशनगंज है क्या भाग सर? गई क्या? पूर्णिया, पूर्णिया, किशनगंज पूर्णिया पूर्णिया। पूर्णिया, बिहार में जो है, पूछा भी पूर्णिया, था। ठीक है। और किशनगंज जो आप बताइए किसके उत्पादन के लिए फेमस है बिहार में? ये भी पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। इसके लिए चाय के लिए चाय बहुत सुंदर चाय, दार्जिलिंग चाय, से सटता चाय। है ना सर, दार्जिलिंग से सटता है उससे ना, किशनगंज ये से। पूर्णिया पता है किसका पार्ट हुआ करता था एक समय आजादी से पहले? पर बांग्लादेश का पार्ट सही है, ठीक है, पूर्णिया, ठीक है। बांग्लादेश का, भाई एक किताब हम पढ़े थे, ठीक है। तो पूर्णिया को बांग्लादेश से हम कंफ्यूज हो गए, क्या बोले, कब का बात बता रहा था, देखा आजादी के पहले की कहानी है, ठीक है। ठीक है, तो पूर्णिया जो था आपका बांग्लादेश में पड़ता था, सोच सकते हैं आप। भारत के उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं? तो कौन कौन हो जाएंगे? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हुए किन तीन नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं? तो ध्यान में रखेंगे सिंधु, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र को डेल्टा आपको कहाँ पे मिलेगा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से किसी डेल्टा को जानते हैं? सुंदरबन डेल्टा को जानते हैं। किस डेल्टा से जानते हैं? सुंदरबन डेल्टा पश्चिम को बंगाल जानते हैं, में। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल और साथ में बांग्लादेश में ही पड़ता है। उत्तर का मैदान हिमालय के दक्षिणी तथा दक्कन पठार में स्थित है। भारत की उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदियों एवं इनकी प्रमुख सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। उत्तर का मैदान 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: भाबर, तराई, बांगर और खादर। यह उत्तरी मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर तक विस्तृत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा काजू की प्रसिद्ध, निम्नलिखित में से कौन सा काजू की वृद्धि के लिए अन्य तुलना में अत्यधिक उपयुक्त है? इस बार प्रश्न आपसे पूछा है ना, इस बार फ्लैट मिट्टी ना होता पूछा है फ्लैट। ना, दरोगा में पूछा है ना, काजू की मिट्टी वाला लैटेराइट। कुछ लोग कुछ में काली मिट्टी लगा कर आए थे। लैटेराइट मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। काली मिट्टी किसके किसके लिए उपयुक्त होती है बताइए? कपास, मोटे अनाज, तिलहन के लिए। बिल्कुल, ठीक है। काली जलोढ़ किसके लिए उपयुक्त होती है? जलोढ़ बताइए। धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन। चलो, शुष्क मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? शुष्क मिट्टी सरसों, ज्वार, दलहन, चना, बाजरा आदि। मुख्यतः शुष्क मिट्टी में क्या होगा? शुष्क मिट्टी में पानी की कम आवश्यकता होगी। तो पानी की आवश्यकता किसमें कम होती है? तो रबी के सरसों फसल में। तो ज्यादातर इसमें रबी के फसल इसमें आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है? नमी ठीक ठाक होती है, ठीक है, इसलिए देखेंगे पानी की आवश्यकता। जलोढ़ मिट्टी में ना पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। चिकनी मिट्टी हो इसलिए खरीफ के फसल इसमें ज्यादातर आता है, ठीक है। धान, इसमें धान आ जाता है, गन्ना आ जाता है, ठीक है, इसमें पानी अधिक चाहिए होता है, ठीक है। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, व्हिच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द ब्लैक सॉइल? ठीक है, क्या है इसमें? तो ध्यान में रखेंगे, दक्कन के जाल, ये दक्कन में जाल के साथ पाया जाता है, इनमें पानी धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है। ध्यान में रखें, इसमें पानी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है, ठीक है। गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है, ठीक है। इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, नहीं, इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं होती है। फास्फोरस की मात्रा क्या कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जैव मात्रा कम होता है। काली मिट्टी में ज्वालामुखी लावा से मतलब इसका निर्माण होता है। दक्कन के क्षेत्र में आपको पाएंगे, दक्कन में कितने राज्य आते हैं? तो 8 राज्य आते हैं, ठीक है, दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन के पठार वाला में। इस मिट्टी में स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में सर्वाधिक विकास दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। कपास के उत्पादन होता है इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। विदेश में इसको चनोइज क्या बोलते हैं? इसको विदेश में चेनोइज की चनोइज क्या बोलते हैं इसको? चेरनोबिल। चर्नोबिल। चर्नोबिल तो चेन्नई। यार
उधर यूक्रेन में पड़ता है, चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना हो रही है, चेरनोइज्म की कुछ कहते हैं इसको, ठीक है। काली मिट्टी को ही कहा जाता है, देख लीजिए गूगल पे। कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसम आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? रीजन क्या है? तो तटीय स्थिति, ठीक है, तटीय स्थिति, ठीक है। तो तापमान की चरम सीमा कहीं पे भी नहीं होगी, ठीक है, ना तो वहां पे बहुत अधिक गर्मी पड़ेगा, ना तो वहां पे बहुत अधिक, ठीक है, ठंडा पड़ेगा। मौसम हमेशा पे समुद्री क्षेत्र में मॉडरेट होता है, ठीक है। समुद्री तट के समीप स्थित क्षेत्र में तापीय विषमता बहुत कम होती है, इसके चलते यहाँ के समकारी तापमान बना हुआ था, ठीक है, ना तो गर्मी पड़ेगी ना तो ठंडा पड़ेगी, ठीक है, दोनों मौसम। इसलिए लोग देखिएगा ना, बड़े बड़े स्टार सब सी फेसिंग लेते हैं घर, ठीक है, समुद्र से सटा हुआ इलाका, ठीक है, क्योंकि समुद्र से जो चलने वाली जो हवाएं वगैरह होती है वो मौसम को क्या करती है, एकदम अनुकूल बना के रखती है। इसके चलते लंबी तट रेखा वाले द्वीपीय में एक समान जलवायु बनी रहती है, अतः कोंकण समुद्री तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसम आवर्तन के सामना नहीं कर पाते, ठीक है। जबकि समुद्र तट से दूर आंतरिक भाग के क्षेत्र में समुद्र के समकालीन प्रभाव बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का भी सामना करते हैं, ठीक है। बॉम्बे के लोगों को कभी ऐसा होता बहुत ज्यादा मोटा मोटा जैकेट पहनने की आवश्यकता पड़ जाए, नहीं नहीं। या फिर एकदम मतलब पतला शर्ट में मतलब घूमने की आवश्यकता में नहीं। मौसम एकदम समुद्र क्षेत्र में होता है ना, मौसम मतलब प्रभावित करती है, ठीक है। वहां का मौसम एक जैसा बना हुआ रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा शीतकाल आ जाएगा और बहुत ज्यादा चरम पे मतलब गर्मी पड़ने लगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एक जैसा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, 2832 मीटर के अधिकतम ऊंचाई पे पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है, स्थित एक पर्वतीय दर्रा जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के बाहरी हिमालय और दक्षिणी मैदानी इलाकों से जोड़ता है? क्या बताएंगे? तो क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा, ठीक है, क्या होगा? बनिहाल दर्रा, ठीक है। बनिहाल दर्रा लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत, ठीक है, श्रृंखला में स्थित एक पर्वतीय दर्रा जो कश्मीर घाटी के बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों को जोड़ता है। माना दर्रा आपको कहाँ पे मिलेगा? तो माना दर्रा उत्तराखंड में मिलेगा। माना दर्रा भारत और चीन के सीमा पे स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से मतलब क्या करेगा? तो जोड़ देगा। किसको जोड़ देगा? उत्तराखंड को किससे जोड़ देगा? तो उत्तराखंड को तिब्बत से मतलब माना दर्रा क्या होता है? तो जोड़ देता है, ठीक है। उत्तराखंड को तिब्बत से माना दर्रा क्या करेगा? जोड़ देगा। बारालाचा की बात करेंगे तो लेह मनाली हाईवे पे स्थित है, ठीक है। यह दर्रा हिमाचल को मतलब लद्दाख से मतलब क्या करता है? कनेक्ट करता है, बारालाचा, ठीक है। रोहतांग दर्रा की बात करेंगे तो वह भी हिमाचल को लद्दाख से कनेक्ट करता है। और रोहतांग दर्रा पे एक सुरंग बनाई गई, सुरंग का नाम क्या है रोहतांग में? अटल रोहतांग टनल का नाम क्या रख दिया गया? अटल। लंबाई कितनी है अटल टनल का? 9.2 10.02, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। इसकी शुरुआत की बात करें वाजपेयी जी ने किया था, लेकिन मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। पृथ्वी के वायुमंडल के किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो बता ही देंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। नाइट्रोजन पृथ्वी के ऑक्सीजन वायुमंडल का निर्माण 3 आधारभूत तत्वों संगठन, एक गैस है, जल वाष्प है, एरोसोल से हुआ है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। ठीक है। ऑक्सीजन 20.8, अप्रॉक्स 21%। ऑर्गन तीसरे नंबर पे 0.9। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। वायु दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? वायु दाब को मापने के लिए तो बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है? हवा में। बिल्कुल हवा में पाई जाती है, ठीक है। आप लोग इसे क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करें मेसोजॉब के, मेसोपॉज के ऊपर स्थित है और इस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ठीक है। देखेंगे तो कहाँ पे बात? थर्मोस्फीयर में, ठीक है। ऊंचाई के साथ मतलब तापमान बढ़ेंगे, लेकिन अब क्षोभ मंडल से क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान घटेगा कि बढ़ेगा क्षोभ मंडल में? जैसे जैसे ऊपर जाए तो घटते जाएगा ना। ये घटेगा, बिल्कुल सही है। 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर जाएंगे देवी और सच तो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाएगी? याद रखिएगा, 1 डिग्री से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। क्षोभ मंडल में जाओगे तो आप क्या होगा? तापमान घटेगा। लेकिन थर्मोस्फीयर में आप जाएंगे ऊपर तो क्या होगा? थर्मोस्फीयर में तो तापमान बढ़ेगा, ठीक है। मेसोपॉज के ठीक ऊपर या मध्य पर थर्मोस्फीयर या तापमंडल कहलाती है। थर्मोस्फीयर या मंडल की सबसे गर्म परत है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है। मेसोस्फीयर मध्य मंडल, मेसोस्फीयर क्या होता है? मध्य मंडल होता है और उसके ऊपर थर्मोस्फीयर होता है, ठीक है। जो कि साफ देखे, सबसे पहले कौन होगा? तो क्षोभ मंडल होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद जाएंगे समताप मंडल मिलेगा, उसको स्ट्रेटोस्फीयर कहेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर जाएंगे मध्य मंडल मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? मेसोस्फीयर कहेंगे। मेसोस्फीयर से ऊपर जाएंगे आयन मंडल मिलेगा, उसको थर्मोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। और थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर, उसके ऊपर जाएंगे तो एक्सोस्फीयर होता है जिसको बर्फी मंडल कहेंगे, ठीक है। एग्जाम में आजकल खेल क्या कर जाता है बिहार के बच्चों के साथ? मेसो थर्मो एक्सो पूछ देता, बच्चा कंफ्यूज होता है। सम ताप मंडल, बर्फी मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल पढ़े थे, क्या पूछ दिया, ठीक है। तो आप लोग इसका इंग्लिश भी याद रखिए। याद हो गया सबको इंग्लिश?
ठीक है सर। बिल्कुल। ठीक है, इंटरेस्टिंग। चलिए। हाँ, समतापमंडल के ठीक ऊपर की बात करेंगे तो आपको मेसोस्फीयर है, या मंडल की इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसमें देख लीजिए, ओजोन मंडल किस परत में, समतापमंडल में। ठीक है, रेडियो तरंगे किसमें होगी, तो थर्मोस्फीयर में रेडियो तरंग है, रेडियो तरंगे इसमें होगी थर्मोस्फीयर में। पुनीत जी माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, थर्मोस्फीयर की बात करेंगे तो या किनके तरफ से? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे थर्मोस्फीयर या मंडल। हाँ, इनका फिर होने लगा। ओजोन परत थर्मोस्फीयर की सर बात वो की या समताप मंडल। में है ना? हाँ, समताप में। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं ना उसको। उसमें आपको ओजोन आपको मिलेगा। ठीक है, रेडियो तरंग किसमें मिलेगा, थर्मो में मिलेगा। ठीक है, और एक्सोस्फीयर में क्या मिलेगा, बर्मी मंडल में। तो कौन सा दो गैस मिलेगा, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की, हीलियम। नाइट्रोजन सर। हीलियम। नाइट्रोजन नहीं, हीलियम नाइट्रोजन और हीलियम होते हैं सर। है। मंडल में ही होता है। हाइड्रोजन और हीलियम, सॉरी, नाइट्रोजन हीलियम नाइट्रोजन और नहीं। हाइड्रोजन। नहीं नहीं, वो तो अरे, इधर वायु में ना होता है ना। वो तो वायुमंडल में अरे ही है, उधर भी होता है, हाइड्रोजन हीलियम हाइड्रोजन सब हीलियम में ऊपर में होता है। तो ठीक, तो वही तो बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन हीलियम होती है। हाँ हाँ, हमें लगा से नाइट्रोजन बता रही है आप लोग। नहीं ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हीलियम कह रहे हीलियम। हैं। ठीक है, ध्यान रखें। गुजरात के प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अपसादी चट्टानों का कौन सा संसाधन पाया जाता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मिलेगा। ठीक है, पेट्रोलियम गुजरात में कहाँ से मिलता है, तो देखिए पेट्रोलियम में यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, खनिज तेल पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का विकास जीवाश्म ईंधन अपसादी चट्टानों और शैलों से हुआ है। भारत में असम, गुजरात, राजस्थान के प्रमुख, ठीक है, पेट्रोलियम भंडारण क्षमता। राजस्थान का बाड़मेर क्षेत्र में मिल जाता है, गुजरात के खंबात की खाड़ी की तरफ, असम में डिगबोई में। ठीक है, इन सब में आपको पेट्रोलियम मिलता है। ध्यान रखें, गुजरात के प्रायद्वीपीय के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अपसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। अपसादी चट्टानों का परतदार चट्टान भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना, अपसादी या फिर परतदार। अपसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपरदन में निक्षेपण से हुआ है। निम्नलिखित में किस पर्वत में निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई में पिघली हुई चट्टान क्रस्ट के ऊपर उठी हुई जमकर ढेर के रूप में हो गई है। ठीक है, ध्यान में रखें, निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट, ठीक है, से ऊपर उठी हुई जमकर ढेर के रूप में हो गई। तो क्या बताएंगे, क्या होगा, अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण ध्यान में रखेंगे। इस पर्वत का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक परतों से, ठीक है, निचले चट्टानी मैग्मा के क्रस्ट के रूप में उठने और ढेर के रूप में जमने से हुआ है। माउंट किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ पे मिलेगा, किस देश में मिलेगा, तो बहुत सारे देशों में आपको देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से तंजानिया में है ना माउंट किलिमंजारो, तंजानिया सर। तंजानिया। ठीक है, मतलब ये इसका पर्वत, ये किसका, माउंट किलिमंजारो किसमें मिलता है, किस पर्वत का है ये हिस्सा, अपनी एंडीज का। किलिमंजारो एंड माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो पर्वत की ऊंचाई की लगभग कितना है, 58-95 हाइट है। कितनी है, 58-95। अब बात है कोटोपैक्सी, कहाँ पे मिलेगा कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में है। एस्ट्रोम्बोली, सब इटली। एटना, इटली। सिसिली, सिसिली जगह अर्जेंटीना। थोड़ा सा मैंने बदला कि हालात बदल गए, सिसिली ना भी ना इटली सर, में मिलता है। इटली में ठीक है, क्या। ओजस डेल साल्डो, ओडस डेल हाँ, साल्डो, अर्जेंटीना के अर्जेंटीना, चिली में। ठीक है, सारे के सारे में तो ज्वालामुखी पर्वत को उठा। भारत में कौन सा ज्वालामुखी मिलता है, स्टोम्बोल। एकमात्र ही है, एकमात्र वो सर। बैरन आइलैंड पे कौन सा है ना ज्वालामुखी, बैरन द्वीप पे सक्रिय ज्वालामुखी। नाम क्या उसका, नाम है कि नहीं कुछ उसका, है सर। स्टोम्बोल टर्टल पीक। नरकोंडम है क्या सर? हाँ, सर पहले नहीं नरकोंडम, वेरी बोलते गुड। हैं। ठीक है, नरकोंडम, नरकोंडम, नरकोंडम ये है। ठीक है, बैरन, बैरन द्वीप पे है वो, एकमात्र है भारत में, और वो भी सक्रिय है। हिमाचल श्रेणी, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, इनमें से निम्नलिखित में से किस एक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी हिमालय, आंतरिक हिमालय, या फिर किस नाम से जानते हैं उसको, उत्तरी हो जाएगा ना सर। लघु हिमालय बोलते हैं, किसे, लघु हिमालय। ठीक है, लघु। ध्यान में जानते हैं, ये सब इंटर लेवल का प्रश्न है, लेकिन डिटेल्स में दिया इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, कि बीपीएससी में इस सबसे, इसी सबसे प्रश्न बनते हैं, ये सब सर एसएससी में पूछ रखा है, लेकिन बहुत बढ़िया है ये, इसलिए हम सोचे करवा देते हैं आप लोग को। वृहद हिमालय के दक्षिण में लघु एवं मध्य हिमालय से पूरा एनसीईआरटी भी हम करवाने वाले हैं, पता है, पूरा एनसीईआरटी भी करवाने वाले हैं, भले ही लोग कम रहे। ठीक कब है, करवाएंगे सर एनसीईआरटी? 10 लोग ही रहे, 12 लोग भी रहेंगे, लेकिन हम अच्छे चीजों का क्वालिटी एजुकेशन देंगे। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर वगैरह तो बहुत लोग पढ़ाते ही है। ठीक है, उसने तो बहुत पहले पढ़ा दी, 11 वीडियो पढ़ा हुआ है, जाके देखिए। ठीक है, डिटेल्स में अगर पॉलिटी अगर करना है तो। ठीक है,
अब जहां पे चले मुख्यमंत्री किस आर्टिकल्स में, मुख्यमंत्री किसका प्रधान होता है, राज्यपाल क्या होता है, ठीक है। ये सब जहां पे रहेंगे वहां पे आदमी इतना ज्यादा रहता है, समझते नहीं क्यों पढ़ना चाहते जब तुमको वो चीज आता है। तो मतलब लोगों में एक मानसिकता क्या है ना, जिसको जो आता है वही वो पढ़ना चाहता है, अभी जो चीज स्पीड नहीं पढ़ाइए आता है। स्पीड पढ़ाइएगा तो पूरा भीड़ लग जाएगा। नहीं, हमारे पास वही स्पीडी 30 से सुनिए 32 ना, बच्चे हैं, स्पीडी लेकिन पढ़ के हाँ क्या हाँ। करें सर? एक ही चीज पढ़ पढ़ के बोरिंग वाला चीज काहे का पड़ेगा? नया कुछ सीखना चाहिए। कोशिश बिल्कुल। ये करें ठीक है। कि नया कुछ अचीव करें। एनसीईआरटी जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, चलो कीजिएगा। बात, लघु हिमालय श्रेणी के भारत माता श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी, लघु हिमालय श्रेणी को भारत माता श्रेणी भी कहते हैं या फिर हिमाचल श्रेणी के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। बृहद हिमालय को महान हिमालय भी हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय की बात की, बृहद हिमालय से, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से, ठीक है। ITS मतलब इंडस ट्रांसफो शैचर जोन, इससे मतलब अलग होता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। हिमालय का सबसे बाहरी भाग जो है आपको शिवालिक होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। कोटिली दून और पाटली दून भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? दून की बात हो रही है तो बताइए। तो ये आपको ध्यान, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको मिलेगा कोटिली दून और पाटली दून, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक अनुदैर्ध्य घाटियां, जो कि पश्चिम में दून और पूरब में द्वार के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध दून में देहरादून और पूर्व में आपको हरिद्वार आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये अनुदैर्ध्य घाटियां यूरेनियम प्लेट, यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के टकराने पर गलन के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई है। कोटली दून और पाटली दून लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच मतलब क्या है, स्थित है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। धौलागिरी को, ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाता है, धौलागिरी को जाना जाता है। धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। धौलागिरी शब्द संस्कृत का धवलगिरी से लिया गया है। किससे? धवलगिरी से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सुंदर सफेद पहाड़। क्या होता है इसका अर्थ? सुंदर सुंदर सफेद। सफेद पहाड़ होता है, ठीक है। धौलागिरी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात कितना, 8167 है। कितनी 81। है? माउंट ल्हासा की बात करें, विश्व की चौथी सबसे ऊंची है, कहाँ पे मिलेगी? माउंट ल्हासा ये आपको तिब्बत में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? माउंट ल्हासा तिब्बत में मिलती है। मकालू दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची है। मकालू की बात करें तो नेपाल और चीन में मिलता है। कहाँ पे मिलता है मकालू? नेपाल और चीन के सीमा पे आपको मकालू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आज का आगे कपड़ा, देवमाली सबसे ऊंची पर्वत है। 981 मीटर। अच्छा, देवमाली डैश की सबसे ऊंची चोटी है तो क्या बताएंगे? ओडिशा। देवमाली की बात करेंगे, ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाटी में स्थित देवमाली पर्वत शिखर ओडिशा के कोरापुट जिले में, किस जिले में है? कोरापुट जिले में है। देवमाली पर्वत शिखर ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी और इसकी ऊंचाई की बात कितनी है? 1672 है। कितनी है? 1672 इसकी ऊंचाई आपको दिखेगी। पश्चिम बंगाल राज्य की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, संदकपू चोटी, ठीक है। और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, कलसूबाई है। क्या है? ध्यान में रखिए, ये भी ध्यान में रखिएगा, कलसूबाई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो क्या है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोचिए। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इस सारे चीज, ठीक है। पश्चिम बंगाल की क्या होगा? संदकपू, ठीक है। देवमाली पर्वत उड़ीसा का। कलसूबाई की बात करेंगे, कलसूबाई की बात करेंगे महाराष्ट्र का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? तो नंदा देवी। कहाँ गई नंदा देवी? नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी चमोली उत्तराखंड में स्थित है और धौली गंगा नदी के समीप स्थित है। यह पर्वत कृषि गंगा घाटी और गौरी गंगा घाटी के बीच स्थित है। कामेट, हाँ, कामेट पर्वत, जास्कर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर है, ठीक है। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कामेट है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन है? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम का, आप तो बताइए। केटू सर। बिल्कुल केटू हो जाएगा, बहुत सुंदर। हाथी पर्वत या एलिफेंट पिक उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ में, ठीक है। हाथी पर्वत या फिर एलिफेंट पिक कहाँ पे मिलेगा? तो चमोली जिले के बद्रीनाथ के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जब पॉलिटी हिस्ट्री सब करवाएंगे ना डिटेल्स में, तभी आप लोग का थोड़ा जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ किया क्या, पहले हिस्ट्री वगैरह पढ़ा दिया, पॉलिटी वगैरह पढ़ा दिया, आपको इस लेवल का क्वेश्चन करवा देंगे ना, तो कॉन्सेप्ट के साथ आपका मैच बहुत अच्छा कर जाएगा, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच निम्न में से कौन सा पर्वत है? तो जानते हैं कंचनजंगा, जो भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है। नेपाल कभी कभी अपना भी दावा बोल देता है इसमें, ठीक है। लेकिन भारतीय क्षेत्र में ध्यान में रखिएगा, भारत के सिक्किम राज्य में आपको कंचनजंगा मिलेगा, ठीक है। ये दुनिया का सबसे मतलब दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा की बात करेंगे तो आपको एवरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद केटू है, उसके बाद कंचनजंगा है, ठीक है। मानसून पर्वत कुटांग भी कहते हैं, ये पर्वत नेपाल के गोरखा जिले में स्थित है। मानसून पर्वत को कुटांग कहते हैं, ठीक है। पर्वत नेपाल के गोरखा जिले में है। झारखंड की अस्मिता दोरजी ने वर्ष 2022 में नेपाल की मानसून पर्वत को बिना ऑक्सीजन फतह करने का इतिहास रखा था। झारखंड की कौन?
अस्मिता दोरही अस्मिता ने दोरही। नेपाल के, ठीक है, मानसूल पर्वत को, ठीक है, मानसलू पर्वत को, ठीक है, बिना ऑक्सीजन की चढ़ गई थी ये। ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे ग्रह नहीं मानते? तो जानते हैं प्लूटो तो को ग्रह बहुत नहीं मानते। तो चलिए प्लूटो की खोज कब हुई थी ये बता दीजिए, खोज कब हुई थी? 30 में, 1923 30 में, ठीक है। 2006 में इनको हटा दिया गया, ठीक है, 2006 में इनको हटा दिया गया। प्लूटो ग्रह नहीं माना जाएगा। बृहस्पति को लघु लघु और तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह के तारे और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के मौसम सभी परिवर्तन के कारण क्या होता है? ठीक है, पृथ्वी के की मौसम वजह में से। सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं, ठीक है, तो सूर्य की वजह से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन का मुख्य कारण पृथ्वी के अपने एच पे 23.5 डिग्री का झुकाव होना है, ठीक है। इस अच्छे झुकाव के चलते सूर्य वर्ष में विभिन्न कोनों पर, विभिन्न अक्षांशों पर चमकता है। तो पृथ्वी के अक्ष का यह झुकाव और इसके चलते पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त सूर्य का प्रकाश विभिन्न मौसमों के लिए जिम्मेदार है। इस तरह निष्कर्ष कह सकते हैं कि पृथ्वी के मौसम में होने वाले परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्रीय जल उठते और गिरते, इस प्रक्रिया को ज्वार और भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा दिन में कितने बार होता है? मतलब 24 घंटा में 2 बार। हाँ, 24 घंटा में 2 बार होता है ज्वार और भाटा, ठीक है, जो कि दो चीज की वजह से, एक कोरेलियस बल की वजह से भी होता है, सूर्य और चंद्रमा की वजह से। तीनों रीजन याद में रखिएगा, तीनों रीजन एग्जाम में दिया रहता है। सूर्य, चंद्रमा, एक और भी पृथ्वी का बल, कोरेलियस बल क्या बोलते हैं उसको, उस बल की वजह से भी होता है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। तीनों कारण होता है, ठीक है। तो इसलिए सूर्य चंद्रमा मार के आ जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पंचनद में शामिल नहीं? तो भाई साहब पंचनद में सिंधु आपको शामिल नहीं है, ठीक है। पंचनद वो नदी है जो कि मतलब पंजाब में बहता है, ठीक है, इसलिए पंजाब का मतलब 5 नदियों की भूमि कहते हैं पंजाब को। सिंधु नदी 5 सहायक नदी की बात करें, झेलम, ब्यास, रावी, चीनाब और सतलुज है, ठीक है। इन नदियों को पंचनद कहते हैं। ये मतलब नदी की बात करेंगे, ये आपस में मिलकर पाकिस्तान के, ध्यान होगी सारे के सारे नदी जो है ना, ये पांचों नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिथन कोट में सिंधु में मिल जाती है। ये सारे के सारी नदी जो है, झेलम, ब्यास, रावी, चीनाब और सतलुज किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। ये सारे के सारे, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी है, बीपीएससी में सर पूछा, सरस्वती में सिंधु नदी क्या पूछा था? पूछा था चिनाब या रावी को लेकर क्वेश्चन पूछा था, पाकिस्तान में किस स्थान पे जाके सिंधु नदी में मिल जाती, पूछा था ना 68 में सर, मुझे तो ऐसा कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो ये मिठन कोट में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ब्यास नदी की बात करें, रोहतांग दर्रे के समय ब्यास कुंड से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट, ठीक है, राकस ताल पे राक्षस ताल से निकलती है, ठीक है। उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पे स्थित है क्या बताएंगे? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो ध्यान में रखेगा, तो ये आपको दिया हुआ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से, गंगा ब्रह्मपुत्र में इन नदियों के सहायक नदियों से मिलकर बनता है। सुंदरबन डेल्टा की बात करें जो पश्चिम बंगाल में मिलता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही स्थित है। जल ग्रहण की चिट्ठी से भारत के सबसे बड़ा नदी की बात करें, गंगा नदी बेसिन जो है सबसे बड़ा नदी है जिनमें जल ग्रहण की क्षमता इनमें है। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर को शोक कहते हैं, बंगाल का शोक दामोदर को। दामोदर कहाँ से निकलता है? तो झारखंड में स्थित, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकल दामोदर नदी हुगली नदी में प्रवेश करती है। बात करेंगे, ठीक है, प्रदूषकों की उपस्थिति क्या है? दामोदर नदी को, ठीक है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दामोदर नदी बेसिन में कोयले का भंडार भी पाया जाता है। यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करें ओडिशा का शोक किस नदी को कहते हैं? ओडिशा का शोक नदी सर, ब्राह्मणी, महानदी को, ब्राह्मणी सर। नहीं, ब्राह्मणी नदी को, ठीक है, ठीक है। किसे कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को कहते हैं, ठीक है। किस नदी को कहते हैं? तो ब्राह्मणी नदी को कहते हैं, ठीक है। निम्न में से किस नदी पे, ठीक है, हैवलॉक पुल बनाया गया है? बिहार का कोसी को, ठीक है, चीन को हांगो को, ठीक है, ब्राह्मणी को उड़ीसा को, दामोदर को बंगाल का। अब बंद कर दिया गया किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया, जो कि अब बंद कर दिया गोदावरी नदी पे। हैवलॉक ब्रिज गोदावरी नदी पे निर्मित किया गया था। इस ब्रिज का पूर्ण ओल्ड गोदावरी ब्रिज था, ठीक है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या? कहाँ पर है हैवलॉक ब्रिज? हैवलॉक ब्रिज साउथ में ही होगा, आंध्रा में मुझे लग रहा है। आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही होगा। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है, ठीक है। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है। वैसे तो सबसे बड़ा नदी डेल्टा आप लोग को पता ही क्या है, कौन सा है बताइए? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
और ये कौन सा है आपका, ये असम वाला? ब्रह्मपुत्र वाला सर, ब्रह्मपुत्र वाला। उसको उसको क्या बोलते हैं असम वाला डेल्टा को, जो कि यहाँ पे आपका जोरहाट जिला में क्या बोलते हैं उसको? नदी डेल्टा सर, नदी वाला सबसे बड़ा डेल्टा वही ना, क्या बोलते हैं उसको? द्वीप, नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी नदी द्वीप। द्वीप माजुली, ठीक है। माजुली सर, हीराकुंड माजुली। बांध, हाँ माजुली, ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। हीराकुंड बांध, ठीक है, टिकरापारा बांध महानदी पे स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे स्थित है, ध्यान रखिए, क्योंकि महात्मा गांधी इसको गारसोप्पा भी कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। बीना जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बीना किसका है? तो बीना की बात करेंगे, ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के बालेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। कहाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी तमिलनाडु में नहीं बहती है। 0.2 मिनट है, ठीक है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी कृष्णा नदी की मतलब सहायक नदी। तुंगभद्रा की बात करेंगे, भीमा, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी सारे के सारे कृष्णा की सहायक नदियां। मूसी के किनारे आपको हैदराबाद आपको दिखेगी। बीना कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो बीना किसकी सहायक नदी है? बीना किसकी सहायक नदी है? पता नहीं चल रहा है। तो एमपी में बहती है क्या? नर्मदा वगैरह का होगी। चेक कीजिए तो बीना किसकी सहायक नदी, दिया हुआ भी नहीं है। निम्नलिखित नदियों को, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी अब स्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप से दर्शाना है। तो सबसे पहले आपका होगा सिंधु, उत्तर से दक्षिण में जाना है, ठीक है। उत्तर से कहाँ जाना है? दक्षिण। तो सिंधु के बाद चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सिंधु नदी तंत्र की नदियों में उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज। तो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर डी होगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन इसमें रह गया है? बीना सर बेतवा की सहायक नदी है। अच्छा, मतलब यूपी में बहती होगी। कितना प्रश्न और बच गया इसमें है? कितना है? 200 तक करवा दिए ना? खरीद लेगा, बढ़िया बुक है सर, ले खरीदना पड़ेगा। अरे नहीं, पीडीएफ तो दे ही दिया हूँ ना, क्या जरूरत है खरीदने का? पढ़ा ही तो रहा है, पढ़ना ही तो है। 3-4 बार पढ़ा के याद करवा देंगे। 381 है, ठीक है, मतलब आधा करवा दिया, आधा और बाकी है। मतलब एक्सप्लेनेशन वगैरह देख रहे हैं, मतलब इस सब के बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया, देख रहे हैं, मतलब बढ़िया दिया, ठीक ठाक दिया, ठीक है। वनडे में कहीं पर काम करेगा। हाँ, सब जगह काम करेगा, वनडे टेस्ट मैच में भी काम करेगा।